हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबको वेलकम है यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। तो सेकेंड ईयर का एक ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं और ये है MSN1 मेडिकल सर्जिकल 1। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेडिकल सर्जिकल 1 सबसे बड़ा मतलब सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में। तो इसको आपको इसमें बहुत सारे बीमारियों के बारे में पढ़ना है। तो उसमें से हम एक बीमारी लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि रीनल फेलुअर। देखिए रीनल फेलुअर जो हमारा होता है इसको कहा जाता है ब्रिकीय विफलता। ब्रिकीय विफलता मतलब जो ब्रिक होता है हमारा जो किडनी होता है उसमें विफलता का मतलब क्या होता है? असफल। असफल मतलब क्या होता है? जो हमारा किडनी है वो काम करना क्या होगा, बंद कर देगा या कम कर देगा, तो वही होता है विफलता। मतलब वो अपने कामों में असमर्थ हो रहा है, कौन? किडनी। तो वही होता है विफलता। तो जो किडनी फेलुअर है, रीनल फेलुअर जो है, ब्रिकीय जो फेलुअर है वो होता है क्या चीज़? दो टाइप से। कौन कौन? एक होता है एक्यूट रीनल फेलुअर और एक होता है आपका क्रोनिक रीनल फेलुअर। तो हम लोग जो देखने वाले हैं एक्यूट रीनल फेलुअर देखने वाले हैं आज, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं तो दूसरा क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान हो जाता है। यूँ कहा जाए तो आप खुद से भी दूसरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन लिए हैं एक्यूट रीनल फेलुअर, इसको बोलते हैं तीव्र ब्रिकीय विफलता। देखिए तीव्र मतलब तेजी से, तेजी का मतलब कहा जाए तो अचानक। अचानक कोई तेजी से ब्रिकीय विफलता हो जाएगा या वो काम करना बंद कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो होता है हमारा ब्रिकीय एक्यूट। एक्यूट मतलब तीव्र, और क्रॉनिक मतलब होता है कि दीर्घकालिक तक, मतलब लंबे समय तक। तो ये चीज़ को समझिए। एक्यूट रीनल फेलुअर पूछेगा तो आप लोग बोलिए। तो यही चीज़ें हैं, ये चीज़ को आप लोग समझिए। एक्यूट देखिएगा मतलब तीव्र ब्रिकीय विफलता, मतलब अचानक हमारे किडनी में अचानक से कोई विफलता होगा, यानी विफलता यूँ कहा जाए तो किडनी मतलब जो हमारा गुर्दा है वो काम करना क्या करेगा? बंद कर देगा या कम कर देगा अचानक से। तो वो होता है आपका तीव्र। और उसके बाद बात किया जाए कि अगर आपसे पूछेगा कि क्रोनिक, तो क्रोनिक में होता है कि दीर्घकालिक तक, उसमें धीरे धीरे लेकिन वो लंबे समय तक जो है वो किडनी में समस्या होता है, तो वही होता है दीर्घकालिक, जिसको क्रोनिक रीनल फेलुअर बोलते हैं। अब हम लोग इस एक्यूट वाले को समझते हैं। देखिए एक्यूट रीनल फेलुअर तीव्र ब्रिकीय विफलता, अचानक किसी कारण से किडनी मतलब गुर्दा कार्य करना बंद कर दे या कम कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट रीनल फेलुअर कहते हैं। देखिए आप क्या लिखिएगा कि यह एक गुर्दे का रोग है, मतलब यह एक किडनी का रोग है, जिसमें ब्रिक क्या करता है, जो हमारा किडनी है वो क्या करता है अचानक से वो काम करना बंद कर देता है या वो क्या है कम कर देता है। तो वो जो होता है वो होता है एक्यूट रीनल फेलुअर होता है। इसमें होता यह है कि जो हमारे ब्लड में, आप लोग जानते हैं कि किडनी का क्या काम है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो हमारे जो किडनी खराब हो जाएगा, बंद कर देगा काम करना या स्लो करेगा, तो क्या होगा? हमारे ब्लड में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं या जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, यूँ कहा जाए तो ब्लड में हमारा जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल है वो क्या होगा? बढ़ने लगेगा या बढ़ जाएगा। तो हम उससे अनेक प्रकार के बीमारियां फिर उत्पन्न होने लगेगा। कौन कौन से बीमारियां उत्पन्न होगा? तो चलिए हम लोग देखेंगे आगे। सबसे पहले आपसे जो है पूछा जाएगा कि एक्यूट रीनल फेलुअर होता क्या है, इसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार और नर्सिंग प्रबंध सब चीज़ पूछेगा लिखने के लिए, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ ऐसे प्रश्न के लिए। तो हम लोग कारण देखने वाले हैं कि इसका कौन कौन से कारण हो सकता है जिससे जो है किडनी अचानक से काम करना बंद कर देगा या जो है कम कर देगा। कौन कौन से ऐसे कारण, रीजन, कॉज हो सकता है। सबसे पहले चीज़ें देखिए कि तरल की मात्रा कम हो जाना, जैसे हाइपोवोलेमिया। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि तरल की मात्रा कम हो जाना, मतलब रिड्यूस द लिक्विड मटेरियल, मतलब जो हमारा तरल मटेरियल है उसका मात्रा या आयतन कम जाना, उसको हाइपोवोलेमिया बोलते हैं। और ये भी एक कारण है कि शरीर में जब आपके तरल की मात्रा, लिक्विड की मात्रा कम हो जाएगा, उस स्थिति में आपका जो किडनी है वो क्या होगा? वो अचानक से जो है काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा। दूसरा नेक्स्ट कारण है कि गुर्दे की रक्त वाहिनी में थक्का हो जाना। जैसे हमारा किडनी है,
किडनी में भी ब्लड सप्लाई होता है, हमारे शरीर के सब अंग में ब्लड सप्लाई होता है, बिना ब्लड के कोई अंग जिंदा ही नहीं रहेगा। तो किडनी में भी ब्लड सप्लाई होता है। तो जो किडनी में जो वेसल्स के थ्रू, वाहिनी के थ्रू जो रक्त जाता है, उस वेसल्स में, वाहिनी में, यूँ कहा जाए, वाहिनी मतलब होता है पाइप जिसके थ्रू रक्त जाता है। तो उस वाहिनी में जो है रक्त जहाँ से पास होता है किडनी के लिए, उस वाहिनी में क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे रक्त का थक्का जम जाएगा किसी कारण से। तो क्या होगा, रक्त वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, रक्त प्यूरिफाई नहीं होगा और फिर किडनी क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो यही है रक्त वाहिनी का थक्का जम जाना किडनी में। रक्त स्राव शरीर में अधिक होने लगेगा, मतलब अब देखिए किसी कारण से आपके शरीर में रक्त स्राव अधिक हो रहा है, तो इस स्थिति में जो है वो क्या होगा कि किडनी भी वहाँ पे उसको रक्त मिलेगा नहीं, वहाँ पे उसको तरल लिक्विड मिलेगा नहीं किडनी को, तो क्या करेगा, काम करना कम कर देगा। तो ये भी रक्त स्राव भी एक कारण होगा। पेट में पानी भर जाना, देखिए पेट में अब किसी व्यक्ति को पानी भर जाता है तो उस स्थिति में उसका जो तरल का मात्रा, जो पानी होता है, वो पानी क्या होता है, बढ़ जाता है पेट में। और जब पानी पेट में बढ़ जाता है तो जो किडनी का फंक्शन होता है वहाँ पे ब्लड कम जाता है और पानी अधिक हो जाता है, जिससे होता यह है कि यह किडनी काम करना बंद कर देता है। तो ये होता है पेट में पानी भर जाना। उसके बाद है अधिक जलना। देखिए अब कोई पेशेंट को इतना अत्यधिक जल जाता है ना कि उसके शरीर में तरल पदार्थ जो होना चाहिए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसका जो भी तरल लिक्विड शरीर का रहता है, ब्लड वगैरह, वो सभी चीज़ें जो होता है वो मतलब टेम्परेचर जो है अपने अंदर सोख लेता है। तो वही होता है कि अधिक जलने से भी किडनी फेलुअर होगा, क्योंकि किडनी को तरल मिलेगा नहीं, क्योंकि जले हुए पेशेंट का तरल का कमी हो जाता है और उससे तरल मिलेगा नहीं तो वो काम करना बंद कर देगा। तो ये है अधिक जलना। नेक्स्ट है किडनी कैंसर। अगर किसी को किडनी का कैंसर है, गुर्दे का कैंसर है, तो इस अवस्था में भी जो है किडनी काम करना बंद कर देगा। उसके बाद है पथरी, जिसको हम लोग बोलते हैं कैलकली। याद रखिएगा, गुर्दे में पथरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकली बोलते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में और पूछ भी सकता है कि गुर्दे में पथरी को क्या बोलते हैं, तो कैलकली बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो गुर्दे में पथरी होगा, वो भी किडनी का काम करने का एक बंद करने का एक कारण हो जाएगा। हृदय संबंधी विकार। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो सभी जगह क्या करता है, रक्त को पंप करके भेजता है। अब मानिए हृदय संबंधी कोई बीमारी है और रक्त को सही से पंप नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, किडनी तक सही से ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, और ब्लड जब पहुंच नहीं पाएगा तो उससे तरल पदार्थ मिल नहीं पाएगा, और इस अवस्था में किडनी काम करना भी बंद कर देगा। तो हृदय संबंधी कोई भी बीमारी, जैसे हार्ट फेलुअर हो या हार्ट अर्थेमिया हो, तो ये सब चीज़ें होता है। नेक्स्ट है आघात, शॉक लगना। किसी पेशेंट को अगर हृदयघात हुआ है तो इस चीज़ में जो है, या कोई भी आघात शॉक लगा हो, तो उस स्थिति में किडनी जो है काम करना बंद कर देगा। तो हम लोग कारण में क्या क्या चीज़ें देखे हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि शरीर से जो तरल की मात्रा है वो कम जाना या आयतन कम जाना, अधिक जले हुए पेशेंट, उसके बाद कि किडनी कैंसर, किडनी में पथरी हो जाना, कैलकली जिसको बोलते हैं, उसके बाद हृदय संबंधी बीमारी हो गया। उसके बाद जो है आपको इसमें जो भी चीज़ मिले वो आप इसमें लिख सकते हैं जिससे किडनी को हानि पहुंच सकता है। वो सारे चीज़ें, तरल पदार्थों का अत्यधिक कम होना, उसके बाद ये सब जो चीज़ें हैं, पेट में पानी भर जाना, रक्त स्राव होना, गुर्दे की रक्त वाहिनियों में रक्त थक्का हो जाना, तो ये सब जो है वो कारण है। तो ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ज़्यादातर देखिए, दिमाग लगाइए, इसमें तरल से लेकर रक्त के बीच में घूम रहा है, तरल से लेकर रक्त के बीच में कुचन घूम रहा है। और किडनी के मतलब किडनी में क्या हो सकता है, किडनी में पथरी भी हो सकता है, किडनी में कैंसर भी हो सकता है, तो ये दोनों भी लिखाएगा। ब्लड से क्या क्या बीमारी हो सकता है, अब ब्लड का कनेक्शन किडनी से भी होना चाहिए, तो जो ब्लड जाएगा तो उसके रक्त वाहिनी में जाम कर देगा, जिससे वो ब्लड नहीं मिलेगा तो किडनी फेल हो जाएगा, ये होगा। या होगा कि तरल पदार्थ जो है शरीर में कम जाएगा तो भी दिक्कत होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको तरल और ब्लड और ये 2-3 चीज़ें हैं हृदय संबंधी, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो कारण आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं लक्षण। लक्षण क्या देखने वाले हैं, तो लक्षण हम लोग यही देखने वाले हैं कि जब किडनी फेलुअर हो जाएगा एक्यूट तौर पे, मतलब अचानक तौर पे हमारा रीनल फेलुअर हो जाएगा, हमारा ब्रिक फेल हो जाएगा, तो आगे क्या होगा, लक्षण सिम्टम्स क्या दिखाई देगा। देखिए, तो मूत्र में प्रोटीन। अब हम लोग जानते हैं कि जब ही हमारा किडनी फेल होगा तो इसका लक्षण लिखना बहुत ही आसान है। जब ही हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे शरीर में किडनी फेल हो जाएगा तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, जितना भी कार्बनिक पदार्थ हैं, वो हमारे शरीर में क्या होगा, बढ़ने रहेगा। कहा जाए तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगा, उसके बाद प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगा, उसके बाद कहा जाए तो जो सोडियम होता है जो ब्लड को पंप करने में मदद करता है, उसका मात्रा क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, कम हो जाएगा। पोटेशियम बढ़
जाएगा। उसके बाद है कब्ज या दस्त होगा, क्योंकि हमारा अपशिष्ट पदार्थों को किडनी बाहर फेंकेगा नहीं भेजेगा, तो उससे कब्ज या दस्त होगा। मूत्र की मात्रा कम या अनुपस्थित हो जाएगा। किडनी खराब होगा तो मूत्र का निर्माण कहाँ से हो पाएगा? तो इस स्थिति में मूत्र क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या अनुपस्थित हो जाएगा। तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मूत्र का मात्रा कम हो जाना उसे अलगुड़िया बोलते हैं, और अनुपस्थिति को हम लोग अनुरिया बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मूत्र की मात्रा कम हो जाना ओलिगुड़िया, और मूत्र की मात्रा अनुपस्थिति मतलब बिल्कुल है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है, तो उसे हम लोग एनोरिया बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा। उसके बाद है कि आपका जो सांस है, जो ब्रीदिंग है, उसमें यूरिया या मूत्र का गंध आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं लक्षण दिखाई देता है एक रीनल फेल्यूर वाले, एक्यूट रीनल फेल्यूर वाले पेशेंट को। तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए, कारण भी समझ गए, लक्षण भी समझ गए। लक्षण क्या समझ गए कि मूत्र में प्रोटीन बढ़ना, उसके बाद रक्त दाब पहले कम रहेगा फिर बढ़ने लगेगा अचानक, उसके बाद शरीर में तरल की मात्रा बढ़ जाएगा, हाइपरवोलेमिया। देखिए ध्यान दीजिए, तरल की मात्रा कमने से भी ये कारण होगा। तो और लक्षण जो है दिखाई देगा कि तरल की मात्रा बढ़ भी जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। देखिए यहाँ कारण होगा तरल कमने से रीनल फेल्यूर होगा, लेकिन ये लक्षण दिखाई देगा कि शरीर में तरल बढ़ भी जाएगा कि लक्षण में। तो अगर तरल बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ही से पूछता है कि शरीर में तरल की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहते हैं, तो बढ़ेगा तो हाइपर मतलब बढ़ जाना, तो हाइपरवोलेमिया। वोलेमिया मतलब क्या होता है? आयतन, और यही है तरल की आयतन बढ़ जाना। नेक्स्ट है यहाँ है तरल की मात्रा कम हो जाना, मतलब हाइपोवोलेमिया। हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब अधिक। तो ये चीज़ें है, समझिए। तो ये सब कारण है। इधर लक्षण है, लक्षण में क्या है कि सूजन हो जाएगा शरीर में, शरीर पीलापन हो जाएगा क्योंकि वेस्ट मटेरियल को पास ही नहीं कर पाएगा किडनी, और पोटेशियम बढ़ जाएगा, सोडियम कम हो जाएगा, मूत्र की मात्रा कम हो जाएगा या अनुपस्थित हो जाएगा, हृदय का धड़कन अनियमित हो जाएगा, उसके बाद सांस में यूरिया या क्या बोलते हैं उसको, मूत्र की गंध आने लगेगा, शरीर का तरल बढ़ जाएगा, रक्त दाब कमेगा फिर बढ़ेगा, मूत्र में प्रोटीन आने लगेगा। तो ये सब लक्षण दिखाई देने लगता है। मतलब सीधा समझिए कि हमारा शरीर किडनी खराब हो जाएगा, कम करना बंद कर देगा। तो जितना भी अपशिष्ट पदार्थ जो हम खाते हैं और जो हमारे शरीर में, ऐसा नहीं है कि सब प्रोटीनें और सब यही चीज़ें रहता है, तो वो अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल भी रहता है, तो वो किडनी बाहर करेगा ही नहीं मूत्र के थ्रू कार्बनिक पदार्थों को। तो जो कार्बनिक पदार्थ होगा हमारे शरीर में क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, शरीर पीलापन होगा, मूत्र का जो मात्रा है वो क्या होगा, मूत्र पास नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो मूत्र पास नहीं हो पाएगा तो मूत्र का मतलब क्या होगा कि वहाँ कम हो जाएगा या अनुपस्थित होगा। उसके बाद होगा क्या कि धड़कन बढ़ने लगेगा किडनी खराब होने से, जो है सांस में अनियमितता हो जाएगा, और उसके बाद जो है वजन जो है कम जाएगा, कब्ज या दस्त होगा। उसके बाद जो है पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाएगा, उसके बाद जो है सोडियम का मात्रा कम जाएगा, शरीर के में जो तरल है उसका बढ़ जाएगा। तो ये सब लक्षण में दिखाई देता है। तो आप लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि एक किडनी खराब होने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव हो सकता है, और वही लक्षण में लिख देना है। और ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि कौन कौन से कारण से हमारा किडनी खराब हो सकता है। तो ये सब चीज़ें के बेसिक नॉलेज अगर रहेगा तो ये क्वेश्चन को आराम से लिख सकते हैं। सिर्फ आपको जानना ये वाला है कि इसमें होता क्या है, और इससे रिलेटेड सब चीज़ लिख देना है। अब हम लोग चलते हैं इसका निदान, उपचार और नर्सिंग प्रबंध देखते हैं। अब देखिए हम लोग कारण लक्षण देख चुके हैं, तो अब हम इसका निदान देखेंगे। निदान में मतलब डायग्नोसिस क्या क्या उसको सलाह दिया जाएगा डायग्नोसिस के लिए। सबसे पहली जाँचें हैं, आप लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो उसका निदान में आप लोग 2-3 चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। पहला कि हिस्ट्री लेना, हिस्ट्री जरूर लिखिएगा कि इतिवृत्ति लेना। दूसरा में उसके फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब शारीरिक परीक्षण, और तीसरा ब्लड जांच, खून जांच। ये 3 कॉमन है, लिखिएगा ही। यहाँ पे भी है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कारण में, लक्षण में भी पढ़े हैं। लक्षण में क्या पढ़े हैं कि जो कैल्शियम का पोटेशियम का मात्रा होगा बढ़ जाएगा, कैल्शियम का सोडियम का मात्रा जो है घट जाएगा। इसी प्रकार से और सारा देखे हैं कि यूरिन में जो मात्रा होगा प्रोटीन का बढ़ जाएगा। ये सारे चीज़ें हम लोग देखे हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग ब्लड में देखेंगे कि यह क्या क्या चीज़ के लक्षण को दर्शाएगा। आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, और ये सारे चीज़ को आप लक्षण में भी लिख सकते हैं। कैसे, चलिए। खून के जांच में क्या क्या चीज़ें होगा तो हम लोग जानेंगे कि जो है एक्यूट रीनल फेल्यूर है। तो जैसे यूरिन का टेस्ट किया जाएगा। यूरिन स्तर अगर जो है वो क्या होगा, यूरिन में अगर बहुत सारे चीज़ें पाया जाता है तो वहाँ पे यूरिन ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट है मतलब अपशिष्ट पदार्थ यूरिन में बहुत ज़्यादा है, वो यहाँ पे दिखाई देगा। तीर ऊपर का मतलब है कि अधिक, और तीर नीचे के मतलब है कम।
पोटेशियम है, पोटेशियम को हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। तो अगर पोटेशियम का मात्रा अत्यधिक बढ़ जाएगा ब्लड में तो समझेंगे कि जो है वो क्या होगा, वो रीनल फेल्यूर है। ए है क्या चीज़, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी मात्रा क्या होगा, ब्लड में बढ़ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि रीनल फेल्यूर है, मतलब जो हमारा ब्लड है प्यूरिफाई नहीं हो रहा है। उसके बाद सोडियम है, सोडियम का मात्रा घट जाएगा, क्योंकि जो सोडियम होता है ये आपका ब्लड में नहीं होता है, ये ब्लड को जो है पंप करने का काम करता है, ये बातें समझिएगा। तो ये जो सोडियम होता है इसका मात्रा कम जाएगा तो समझिएगा कि रीनल फेल्यूर है, मतलब ब्लड सही से जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है। नेक्स्ट है जो क्रिएटिनाइन होता है उसका लेवल बढ़ जाएगा। HB स्तर जो होता है, HB टेस्ट होता है ब्लड का, वो लेवल कम जाएगा तो समझ जाइएगा कि खून की जाँच में रीनल फेल्यूर है। मतलब क्या समझे, सोडियम और HB स्तर, ये दोनों स्तर अगर कम जाएगा और बाद बाकी जो भी है पोटेशियम, नाइट्रोजन, यूरिन, क्रिएटिनाइन ये सब बढ़ जाएगा, इस खून के जांच में दर्शाएगा। ये चीज़ हो गया। उसके बाद होगा कि रीनल USG होगा, मतलब हमारा ब्रिक का अल्ट्रासाउंड होगा, तो वही है रीनल USG। नेक्स्ट है कि कब एक्सरे होगा, कब का मतलब होता है फुल फॉर्म कि किडनी यूरेटर ब्लैडर, ये किडनी यूरेटर ब्लैडर का एक्सरे होगा, इसी को हम लोग कब एक्सरे बोलते हैं। रीनल बायोप्सी किया जाएगा, मतलब जो ब्रिकीय है उसको बायोप्सी किया जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रोटोमोग्राफी होगा, मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारा ब्रिक का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। तो वो जो नेफ्रॉन होता है उसी नेफ्रॉन को जो है वो नेफ्रोटोमोग्राफी किया जाएगा, नेफ्रोटोमोग्राफी किया जाएगा। उसके बाद MRI भी इसमें संभव है। तो ये सारे इजी है, लिख दीजिएगा। रीनल बायोप्सी, कब एक्सरे, रीनल USG, रीनल बायोप्सी, नेफ्रोटोमोग्राफी, MRI, ब्लड टेस्ट, ये सब लिख दीजिएगा, निदान में आसान है। अब हम इसके जटिलता में चलते हैं, मतलब इसके किडनी के अगर हम लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, एक्यूट रीनल फेल्यूर को हम लोग ट्रीटमेंट अगर नहीं कराते हैं तो जो है क्या क्या जटिलता और आगे हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम। सबसे पहले चीज़ें है जटिलता में क्रोनिक रीनल फेल्यूर होगा। मतलब अब आप लोग ये जान लीजिए कि जो एक्यूट रीनल फेल्यूर है भले ही ये तीव्र अचानक होता हो, किडनी में काम करना बंद कर देता हो, लेकिन जो क्रोनिक रीनल फेल्यूर है ये एक्यूट रीनल फेल्यूर से काफ़ी खतरनाक होता है। और अगर एक बार क्रोनिक रीनल फेल्यूर पकड़ लिया तो फिर ये अपरिवर्तनीय होता है, इसमें आप कोई चेंजेज नहीं होगा जब तक व्यक्ति जिंदा है डायलिसिस के थ्रू वही चल सकता है। तो ये एक्यूट रीनल फेल्यूर को अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपको क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो सकता है, जिसको दीर्घकालिक ब्रिकीय विफलता बोलते हैं। लंबे समय तक रहेगा, लंबे समय से जो है एक किडनी खराब हो जाएगा। कोई भी लंबे समय से बीमारी है जिसके कारण क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो सकता है। उसके बाद है हाइपरवोलेमिक शॉक। हाइपरवोलेमिक शॉक मतलब कोई ऐसे हम लोग अभी पढ़े ना कि शरीर में तरल की मात्रा बढ़ जाना, तो तरल की मात्रा बढ़ने से जो शॉक लगेगा, आघात होगा, तो वही हो जाएगा हाइपरवोलेमिक शॉक। मतलब जटिलता में ये भी होगा कि अगर आपका एक्यूट रीनल फेल्यूर है तो हाइपरवोलेमिक शॉक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हार्ट फेल्यूर। हम लोग जानते हैं कि जो है किडनी सही से काम नहीं करेगा तो ब्लड में रक्त जो है ब्लड बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ब्लड गंदा हो जाएगा तो वो हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा तो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा और फिर जो है हार्ट का बीमारी होगा और उस स्थिति में हार्ट फेल्यूर हो जाएगा। तो ये चीज़ों को समझिए। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी जो होता है ये भी आपका एडिमा, इसमें जो होता है आप लोग समझते होंगे कि पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। व्यक्ति मनुष्य जो भी रोगी होगा इसका वो कोमा में भी जा सकता है और लास्ट में जो होता है वो मृत्यु होता है। किसी भी बीमारी के जटिलता में लास्ट में एक मृत्यु होने का चांसेस रहता ही है। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखें जटिलता में कि क्रोनिक रीनल फेल्यूर होगा, मतलब जो अभी जो तीव्र ब्रिकीय फेल्यूर है, विफलता है, ये दीर्घ ब्रिकीय विफलता में बदल जाएगा। उसके बाद है हाइपरवोलेमिक आघात, शॉक लगेगा, हार्ट फेल्यूर, पल्मोनरी एडिमा, कोमा और फिर मृत्यु। ये आप जटिलता में लिख दीजिएगा। अब देखिए इसका जो प्रबंध है एक्यूट रीनल फेल्यूर का, इसमें आपको चिकित्सीय प्रबंध किया जाता है। इसमें जो है चिकित्सीय प्रबंध क्या किया जाता है तो चलिए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे है प्रबंध में कि सूजन कम करने के लिए डायूरेटिक दवा मैनिटोल और मेटालजोल दिया जाता है। मतलब अगर किसी हम लोग देखे हैं कारण में कि सूजन शरीर में जो है अधिक क्या होगा, लक्षण में कि सूजन बढ़ जाता है, तो उसमें होता यह है कि अगर सूजन बढ़ जाता है तो क्या करना होगा, उसके लिए डायूरेटिक दवा दिया जाएगा। कौन दवा, मैनिटोल और मेटालजोल। ये ध्यान में रखिए कि डायूरेटिक दवा कौन है,
मेटालोजोल और मेनिटोल। देखिए आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि डायूरेटिक का क्या काम है, तो यह मूत्र के जो कमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, और मूत्र जब होने लगेगा तो शरीर से क्या होगा, पानी का मात्रा कमेगा और सूजन भी कमेगा। तो वो चीज़ें सूजन कम करने के लिए डायूरेटिक दवा दिया जाता है, जिससे मूत्र के थ्रू जो है वो क्या हो, जो भी स्टोर पानी है अनियंत्रित वो निकल जाए। उसके लिए मेनिटोल और मेटालोजोल दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मेनिटोल और मेटालोजोल जो है वो यह एक डायूरेटिक दवा है। अब देखिए किडनी खराब हो गया है तो पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा। कोई भी आप ठोस के रूप में आप खाएंगे रोटी चावल तो क्या होगा, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर नहीं निकल पाएगा, तो जिससे होगा क्या कि और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस स्थिति में उसे ठोस भोजन नहीं देकर IV फ्लूइड दिया जाता है, जिसमें तरल पदार्थ ज़्यादा होता है। ये चीज़ें हैं जिससे शरीर का तरल भी मिलता है। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया उपचार के लिए सर्विटल दिया जाता है। अब जिस भी पेशेंट को हम लोग देखे हैं कि ब्लड में अगर पोटेशियम का मात्रा बढ़ जाए तो इस पोटेशियम को जो है मात्रा बढ़ जाता है, तो उससे हम लोग जो है सर्विटल देते हैं। ऐसे पेशेंट को प्रबंध करते हैं कि उसे हाइपरकैलेमिया कम किया जाए, जिससे हो सके तो किडनी भी काम करना चालू कर देगा। तो इसके लिए हाइपरकैलेमिया को कम करने के लिए सर्विटल दवाइयाँ दिया जाता है। हाइपरकैलेमिया कहा जाए तो पोटेशियम को कम करने के लिए। नेक्स्ट है अनीमिया। अगर ब्लड कम है, ब्लड अगर शरीर में नहीं है, जिसके कारण से हमारा किडनी फेल हो चुका है या काम करना बंद कर दिया है, तो उसके लिए हम लोग रक्त चढ़ाएंगे, शरीर में रक्त ट्रांसफ्यूजन करेंगे, मतलब रक्त चढ़ाएंगे जिस व्यक्ति में ये चीज़ें रहेगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण कुछ हुआ है हमारा किडनी में प्रॉब्लम, तो उसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के थ्रू ही इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करता है। नेक्स्ट है चिकित्सीय अप्रभावी हो तो डायलिसिस दिया जाएगा। लास्ट प्रबंध क्या कहता है कि अगर हम सारा चीज़ें कर लिए, हमारे रक्त में जो है कैल्शियम की मात्रा कम करने के लिए भी, शरीर से पानी निकालने के लिए डायूरेटिक भी दे दिए जिससे सूजन कम हो, उसके बाद जो है हम लोग IV फ्लूइड भी दे रहे हैं तरल के लिए, इन्फेक्शन मारने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी जो है नहीं सही हो रहा है, यानी चिकित्सीय जो डॉक्टर विधि है वो नहीं काम कर रहा है, तो इसके लिए जो है अब लास्ट में डायलिसिस दिया जाएगा। और पेशेंट को जब डायलिसिस दिया जाएगा मीन्स जो है डायलिसिस का एक अलग क्वेश्चन बनता है कि डायलिसिस कार्य कैसे करता है, कितने प्रकार से डायलिसिस दिया जाता है। डायलिसिस का एक अलग क्वेश्चन ही बनता है। हम सेकेंड ईयर 21 से 22 वाला जो करा रहे थे उसमें करा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको फिर करेंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक्यूट रीनल फेल्यूर को हम लोग देख चुके हैं। एक बार प्रबंध में हम लोग और बोलते हैं। प्रबंध में क्या होगा कि शरीर से सूजन कम करने के लिए डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक क्यों देंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं डायूरेटिक देने से मूत्र का मात्रा बढ़ जाता है, मूत्र अधिक होता है। मूत्र अधिक होगा यानी शरीर से जो भी अनियंत्रित पानी भरा हुआ है वो पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो शरीर से सूजन कम सकता है। इसके लिए डायूरेटिक में मेनिटोल और मेटालोजोल देंगे। नेक्स्ट है IV फ्लूइड देंगे तरल को नियंत्रित करने के लिए। हाइपरकैलेमिया उपचार के लिए अगर ब्लड में पोटेशियम का मात्रा बढ़ चुका है तो हाइपरकैलेमिया के उपचार के लिए आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि रक्त में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाने को क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। तो हाइपरकैलेमिया के उपचार के लिए सर्विटल देंगे, देख सकते हैं। एडिमा, अगर किसी को एनीमिया है, रक्त का कमी है, उसके कारण अगर एक्यूट रीनल फेल्यूर हुआ है तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चढ़ाएंगे। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे इन्फेक्शन के लिए। और नेक्स्ट है इन सब देने के बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं हो रहा है, अप्रभावी रह गया है, तो फिर जो है पेशेंट को डायलिसिस दिया जाता है। मतलब जो है आपका सारे चिकित्सा के बाद भी अगर सही नहीं हो रहा है तो समझिए जो है वो क्रोनिक रीनल फेल्यूर हो चुका है, और क्रोनिक रीनल फेल्यूर में जो है डायलिसिस दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ अगले सब्जेक्ट में। तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।